तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने 7 लेसन तक हम पढ़ चुके और ये हमारा 8वां लेसन है। तो नोट्स के संबंध में कई बातें मैंने आपको बताई कि किन किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद नोट्स कंप्लीट करनी चाहिए। पहली बात है कि कई बार आपका बुक का स्टडी हो चुका हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जितनी बार हमारी स्टडी हो चुकी होगी हमारा नोट्स उतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा और उतना ज़्यादा हमें बातें याद रहेगी। और सेकंड बात, ये नोट्स जो है क्या है कि किसी और का अगर प्रोवाइड कराया हुआ उसको हम फॉलो करते हैं और फिर जो नोट्स हम खुद से बनाते हैं, तो ये दोनों में कह ले बहुत अंतर हो जाता है कि जो खुद से बनाते हैं वो हमें खुद से, हमारे दिमाग में क्या होता है कि वो बातें उस टाइम और सिचुएशन के साथ सेट हो जाता है। और जो नोट्स हमें कोई और प्रोवाइड करता है या फिर जो नोट्स हम किसी और के लेते हैं तो वो उसके ढंग से, उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये नोट्स जो मैं दे रहा हूँ, ये नोट्स आपको देखना है और आपको इससे ये अनुमान लगाना है कि आपको नोट्स किस तरह के बनानी चाहिए और नोट्स बना करके किस तरीके से आप उसको मेमोराइज कर सकते हो, याद रख सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हमारा 8वां लेसन है मुद्रास्फीति समस्या व नीतियाँ। आप जानते हो कि मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई और इसकी समस्या क्या है और इसके प्रति नीतियाँ क्या होनी चाहिए। तो स्मरणीय बिंदु देखिए, पहले सामान्य शब्दों में मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, तो मुद्रास्फीति कीमत स्तर में लगातार होने वाली वृद्धि। मुद्रास्फीति का मतलब आप समझ गए, क्लियर कर लो दिमाग में कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, लगातार कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इससे मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आई, तो मतलब हमारे जो परचेजिंग पावर है, जैसे कि 10 रुपया में पहले 1 किलो आलू आ जा रहा था, 2 किलो आलू आ जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, 10 रुपया में जो है 1 पाव भी आलू नहीं आ रही है। तो क्या हो गया, कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो गया, मुद्रा का घट गया, गिरावट आ गई। तो इसमें क्या है, क्रय शक्ति में गिरावट आ जाती है। तो मुद्रास्फीति ऐसे नापी जाती है कि जैसे 100 रुपया में, 1000 रुपया में कितनी सारी चीज़ें पहले 2019 में आ जा रही थी, अभी 2020 में आ रही है। तो अब क्या हुआ, माना जाएगा कि 2019 के मुकाबले में 2020 में हमारी परचेजिंग पावर क्या होगी, पैसे की घट गई। तो इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति में सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती, परंतु कई वस्तुओं के मूल्य में गिरावट भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि सारी वस्तुओं में वृद्धि होगी तभी, मतलब कुछ वस्तुओं में वृद्धि हो जाती है और कुछ में गिरावट भी आती है, लेकिन ओवरऑल हमारे परचेजिंग पावर जब घट जाती है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, और मुद्रास्फीति के उल्टा, मतलब अगर कह लें कि महंगाई बढ़ती, तेज़ रफ्तार वृद्धि हो रही है और फिर साथ ही घट जाए, तो मुद्रास्फीति के उल्टा हम उसको क्या कहेंगे, अविस्फीति कहेंगे, यानी कि घट जाना, महंगाई घट जाना, कीमतें कम हो जाना और फिर परचेजिंग पावर जो है पैसे की बढ़ जाना, इसको कहते हैं अविस्फीति। ठीक है, इसका उल्टा। तो इसका क्या है, मुद्रास्फीति 2 प्रकार के होते हैं, महंगाई 2 प्रकार की होती है। पहला मांग प्रेरित महंगाई। ठीक है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि डिमांड जब किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो उस चीज़ की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एक ये तरह का मुद्रास्फीति हो गया, ये तो अच्छा है, मतलब ये मुद्रास्फीति तो ठीक है, इसमें स्टेट को डेवलपमेंट आता है, अच्छा होता है। लेकिन दूसरा होता है लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत जन मुद्रास्फीति का मतलब है कि एक चीज़ आप प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, और उस प्रोडक्शन में आपको जितना ज़्यादा लागत लगेगा वो चीज़ क्या होगा, व्यापार आप जब मार्केट में लेके जाओगे उतना महंगा आप उसको बेचोगे। ठीक है, तो लोग क्या होगा, डिमांड नहीं करेगा, लोग ऐसे चीज़ों को प्रेफर करेगा, चाइना वाला, है कि नहीं, क्योंकि वो सस्ता होगा तो आपके माल का डिमांड कम हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का मुद्रास्फीति होता है। ठीक है, तो एक हो गया लागत जन मुद्रास्फीति, पहला हो गया मांग प्रेरित वाला तो ठीक है, लेकिन लागत जन मुद्रास्फीति ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं मानता। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में जो वस्तुओं की उनकी पूर्ति से अधिक हो, मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसको कहेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं कि आपूर्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति, यानी कि आपूर्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता है। दूसरा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इसीलिए। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो है, मतलब वृद्धि करने की आवश्यकता है, मतलब सार्वजनिक समझ रहे हो ना, पब्लिक सेक्टर। काले धन में वृद्धि हो गई है, तो क्या होता है कि यह मुद्रास्फीति आ जाती है, लोग, एक ही आदमी के पास ढेर सारा पैसा जमा हो जाता है। साख में विस्तार। ठीक है, साख में विस्तार मतलब जो है ब्रांचेस जब बढ़ जाते हैं तो लागत जन मुद्रास्फीति मतलब किसी चीज़ को बनाने में, उत्पाद करने में जब कीमत ज़्यादा लग जाती है तो उसको लागत जन मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत जन मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, उत्पादक में कमी हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मजदूरी में वृद्धि मतलब मजदूर में वृद्धि हो रही है, ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है बनाने में। करों में वृद्धि, टैक्स में वृद्धि हो गई है, तो पेट्रोलियम तेल की कीमतों में वृद्धि, तो इससे क्या होता है, ये अच्छा नहीं होता, लागत जन मुद्रास्फीति जब बढ़ जाती है। तो मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या है, मुद्रास्फीति समस्या के तौर पर अगर देखें तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है,
मुद्रास्फीति आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को रोकता है, मतलब किसी भी देश के कह लें कि डेवलपमेंट को रोकता है। कम क्रय शक्ति कमी होना गरीबी में वृद्धि करता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होते हैं, इस वजह से डिमांड नहीं कर पाते हैं। जमाखोरी कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। जीवन की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। प्रोजेक्ट की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की नीतियाँ क्या होनी चाहिए? राजकोषीय नीति की बात करें तो सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, यानी कि खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। अपने खर्चों को सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और पैसे को बचानी चाहिए, करप्शन से दूर रखनी चाहिए। मतलब जो कारण है उसी को रोक दे, समस्या को जो है उसको रोक दे, तो फिर हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। करों की वृद्धि में कमी करना है, करों की दरों में वृद्धि, ठीक है, कर की दरों में वृद्धि, इसको नीति में लाया गया है। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, यानी कि इसमें वृद्धि अगर हो गया तो ये भी नीतियाँ अच्छी नहीं है, ठीक है। घाटे के वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण, जो सरकार लोन प्रोवाइड करती है, जो नुकसान है उस पर कंट्रोल करना, नुकसान एक वक्त से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मौद्रिक नीति क्या होनी चाहिए? मौद्रिक नीति देखिए, मौद्रिक नीति क्या होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट छापती है, और जो उनका जो भी नीति है उसी को मौद्रिक नीति कहते हैं। जो कि करेंसी को लेने में, रेगुलेट करने में, जो कि वो जो प्रोसेस वो अपनाते हैं वो मौद्रिक नीति होता है। जैसे जो बैंकों को जिस रेट पर लोन देते हैं वो बैंक रेट होता है, और फिर उसके बाद बैंक जिस रेट पर जो है लोन लेती है वो कह लें कि रेपो रेट। ये रेपो रेट का मतलब वो है कि ये होता है कि जो रेट पर वो लेता है, यानी कि बैंक रेट तो वो हो गया जो रेट पर जो है बैंक इंस्टीट्यूशन जो है आरबीआई से पैसे लेती है। रेपो रेट वो होता है कि जिस पर वो देता है, ठीक है। तो ये सब होता है, मौद्रिक नीति होता है, जिसके माध्यम से जो है इस पर कंट्रोल किया जाता है। आरबीआई कंट्रोल करती है। मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण, यानी कि मुद्रा को कम कर देती है या फिर ब्याज दर में वृद्धि कर देती है, मतलब रेपो रेट में बढ़ा देती है, ठीक है। रेपो रेट में बढ़ाती है मतलब ब्याज दर में वृद्धि, बैंक रेट वृद्धि हो जाती है, साख की आपूर्ति में कमी हो जाती है। तो इस तरीके से मौद्रिक नीति को जो है आरबीआई कंट्रोल करता है। अन्य उपाय भी है कीमत नियंत्रण, ग्रामीण राशनिंग, जमाखोरी कालाबाजारी पर नियंत्रण, मौद्रिक मजदूरी पर नियंत्रण, आयात व उत्पादन में वृद्धि। तो काफ़ी अच्छा ये नोट्स था, तो इसको लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।